नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश विद्यार्थी है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। अगर आपसे कोई कहे कि ब्राह्मणों के गांव में यादव होकर तेरी कथा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो समझ लीजिएगा ये सवाल सिर्फ मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से है जो जाति की दीवार लांघकर भक्ति की राह पर चलना चाहता है। क्या भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाने से पहले कभी उनकी जाति पूछी थी? क्या श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करने से पहले उनका जाति प्रमाण पत्र चेक किया था? अगर हमारे भगवान भेद नहीं करते तो भगवान के नाम पर ये ठेकेदारी करने वाले लोग कैसे ही भेद करते? वो कैसे कह सकते हैं कि तुम कथा नहीं कह सकते क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो? इटावा के कादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव, जिन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए बुलाया गया, उन पर जाति छुपाने का आरोप लगाया गया। उनकी चोटी काट ली गई, उनके सर से बाल मुड़वा दिए गए और सबसे घिनौनी हरकत, उन पर शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब तक फेंका। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। अरे वो तो आपके बुलावे पर ही आया था ना। अगर यह है आपकी भगवान के प्रति भक्ति तो शर्म आती है ऐसी भक्ति पर। जो चुप रहे वो भी गुनाहगार और जो तालियां बजाते रहे वे भी गुनाहगार। और जो कह रहे हैं कि उसमें जाति छिपाई है, चलो मान लिया जाति छिपाई है, लेकिन आपने इंसानियत कहां छिपा दी? मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा अमानवीय व्यवहार किया हाँ, गया? मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। और पहली बात, इनको हम व्यास बना के गद्दी पे बैठा सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। हाँ, बाल काटे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए उनसे माफी मंगवाई है। लेकिन फिर बाल काटे उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने, तो मैंने सब नहीं किया, ये किसने किया है मैं नहीं बता सकती। अगर आपको लगता है कि किसी का जाति छिपाना अपराध है तो इस देश में पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, कई तरह के प्लेटफॉर्म। लेकिन पेशाब फेंकना उसके ऊपर, उसके सिर से बाल मुड़वा देना, चोटी काटना, लात मारना, क्या ये जायज है? अगर आप भगवान के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप भगवान को नहीं, अपने अहंकार को पूज रहे हैं। और क्या आप रामायण सुनाने वाला ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लेकर आएगा? क्या यही वो हिंदू समाज है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम? या फिर अब होगा कि भक्ति से पहले जाति सर्टिफिकेट चेक होगा, आरती से पहले वंशावली देखी जाएगी? दरअसल इससे पहले भी गैर ब्राह्मण कथावाचकों की भागवत कथा को लेकर विवाद सामने आते रहे। मार्च 2025 में जबलपुर में कथावाचक देविका पटेल को कथा सुनाने से रोक दिया गया था। उन्हें धमकियां भी दी गई थी। लेकिन इटावा की घटना ने तो हर किसी को हैरान कर दिया, न सिर्फ हैरान किया बल्कि शर्मसार किया है। जब हम कहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उससे पहले यह तय करना होगा कि हिंदू धर्म में हर जाति को बराबर का हक है क्या? क्या आप एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहां कथा करने से पहले जाति पूछी जाए? जातिवाद का जहर सिर्फ यादव, दलित, ओबीसी इसका मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म के लिए जहर है। और अगर आप इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते तो ये धर्म को खोखला कर रखते। फिर न राम बचेंगे और न कृष्ण। और जो आज चुप हैं, कल उनके बच्चे भी इसी जातिवादी जहर का शिकार हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, इस घटना को राजनीति के चश्मे से देखने की खूब राजनीति हो रही है इसमें, और न ही इस राजनीति को लेकर के कोई बयानबाजी इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये मामला गर्म हो गया, एक दूसरे पर हमला करने का मसाला मिल गया।
जब हम राम राज्य की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं पर बोलना होगा ना, गलत तो गलत कहना होगा ना। अब फैसला आपको करना है, आप सिर्फ दर्शक बनकर रहना चाहते हैं या गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाना चाहते हैं। इटावा की घटना सबको झकझोरती है और ऐसी बहुतेरी घटनाएं हुई हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, आंध्रा में हो, कहीं भी हो। डिस्क्रिमिनेशन की ये भाषा हमेशा सवालों में होनी चाहिए और जब आप सवाल उठाएंगे तो उसका उत्तर मिलेगा समाज से। इस घटना को भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें बड़ा एक तरीके से कहें तो ग्लानि हो रही है कि हम ब्राह्मण हैं। अरे भाई, सब ब्राह्मण होने से कोई लेना देना नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या हैं ये आप जानिए। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे कोई करता हो, वो दलित करे, ओबीसी करे, वो कोई किसी भी जाति का आदमी करे, गलत तो गलत है ना। और आपको किसने अधिकार दे दिया मारपीट करने का? आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के साथ बलपूर्वक पेश आने का? इस देश में संविधान है, कानून है, अलग अलग तरीके की व्यवस्था है। इस मामले में भी जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है कि भाई जो बाबा जी जिन्होंने अपने आप को बताया कि उन्होंने अपने जाति छिपाई, अपनी पहचान छिपाई, गलत तरीके का आधार कार्ड इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भी तहरीर दी गई है, उनके खिलाफ भी जांच हो रही है। और चूंकि ये सारी चीजें सही हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा भी होगा। लेकिन उनकी चोटी काट लेना, उनके सर मुड़ा देना, उनके ऊपर पेशाब डाल देना, आज के दौर में क्या फर्क रह गया फिर उस समाज में जिस समाज की तमाम कुरीतियों की हम आलोचना करते थे। और आज हम जब कहते हैं अपने आप को कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी सभ्यता जिसकी पहचान को सबसे पुराना बताते हैं, ये कहते हैं वैदिक काल से हम जीवन के उच्चतम स्तर को जी रहे हैं जो दुनिया में कोई संस्कृति नहीं जी पाई। और हिंदू जीवन पद्धति को हम जीवन पद्धति कहते हैं, यानी वो जीवन जीने की शैली जो सबको साथ लेकर चलती है। क्या ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं? आज के 1500 साल बाद जब हमारी पीढ़ियां इस तरह की घटनाओं की बानगी बनेंगी, इस तरह की घटनाओं को पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी, तो वो आपके साथ क्या करेंगी, क्या न्याय करेंगी आपके साथ? हम जब अपने 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराने इतिहास में कोई ऐसी घटना पाते हैं तो आज हम उसकी आलोचना करते हैं ना। जब हम उसकी आलोचना करते हैं तो आज के 500 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें किस दृष्टिकोण से देखेंगी? इटावा की घटना को एक नजीर बनाइए, कोशिश करिए कि समाज में ये मौका दोबारा ना आए। वो किसी के साथ भी हो, किसी भी कार्य को लेकर के हो, वो चाहे धर्म से जुड़ा हो या कार्य से जुड़ा हो, जिम्मेदारी से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हो। मौका मत दीजिए इन नेताओं को। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है, पग पग पर ऐसी घटनाएं होंगी और पंचायत का चुनाव शायद उससे पहले हो जाए। ये घटनाएं न जाने कितनी हत्याओं के प्रयास का कारण बन सकती हैं, आपराधिक घटनाओं का कारण बन सकती हैं। आपका समाज विखंडित हो सकता है और दूसरों को फिर मौका मिल सकता है, वही जो आज से 100 साल पहले मिला, 200 साल पहले मिला, 1000 साल पहले मिला, आपके ऊपर अपना प्रभाव बनाने का, आप पर कब्जा करने का, आप पे शासन करने का। उनको ये मौका मत दीजिए। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस खबर पर, ताकि इस तरह के सामाजिक मुद्दों को भी हम आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।